बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लिए हम कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। तो सी शार्प उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है। सी शार्प एक जनरल पर्पस मॉडर्न और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आज हम देखेंगे सी शार्प में मौजूद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक्स और जनरल कॉन्सेप्ट्स। पर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं। ताकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अगर नेम पे फोकस करें तो ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट्स के राउंड अबाउट हो। यानी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम ऑब्जेक्ट के बेसिस पे काम करते हैं। और एक ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक कलेक्शन ऑफ डाटा और फंक्शन है। इसके बारे में फर्दर डिटेल्स हम आगे देखेंगे। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सभी प्रॉब्लम्स को एक एंटिटी के रूप में लेते हैं। यहाँ प्रोग्राम डिज़ाइन सिंपल भी हो जाता है और सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट भी इजी हो जाती है। हमारे पास और भी बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि सी, सी शार्प, सी प्लस प्लस, जावा, वीबी डॉट नेट। हम इनके थ्रू भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन ओप एक इस किस्म की मेथडोलॉजी है जिसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाता है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें जो बेसिक फीचर्स और फंक्शंस प्रोवाइड करती है वो ये हैं। हमारा मेन फीचर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऊप हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम वर्क करें ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक ऐसी एंटिटी है जिसके बारे में हमने बात करनी होती है और अपना प्रोग्राम डिज़ाइन करना होता है। उसके बाद आती हैं क्लासेस। जब ऊप में कोई भी प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है तो क्लास वो जगह होती है जहाँ उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बिहेवियर और उसके एट्रीब्यूट को डिफाइन किया जाता है। क्लास एक किस्म का टेम्पलेट है जिसको हम फर्दर ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। ऊप हमें रियल वर्ल्ड मॉडलिंग की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। यानी कि जैसे रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस होते हैं, तो इसी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ और उनके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। यहाँ हमारे पास रीयूजेबिलिटी की भी एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की जाती है। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड हम इनहेरिटेंस के थ्रू करते हैं। हमारे पास और भी बहुत से फीचर्स हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग, यानी कि हम अपना इंपॉर्टेंट डाटा यूज़र से हाइड कर सकते हैं थ्रू इनकैप्सुलेशन। एंड द लास्ट हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म इज एन एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बिहेव इन मल्टीपल वेज। लेकिन हमारी टू मेन थिंग्स इन ऊप आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अब देखते हैं एक एक करके कि क्लासेस क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। नाउ सी व्हाट इज मेंट बाय अ क्लास। अ क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद सेम प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस। क्लास किसी भी ऑब्जेक्ट की करेक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए यूज़ की जाती है। क्लास एक मॉडल है क्रिएट करने के लिए ऑब्जेक्ट का। जैसा कि हम एक पर्सन की क्लास बनाते हैं और उस पर्सन की क्लास में हम तमाम करेक्टरिस्टिक्स उस पर्सन की डिफाइन कर देते हैं। एक क्लास को लिखने का बेसिक सिंटैक्स क्या होता है? तो सबसे पहले हम क्लास का कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद आइडेंटिफायर में हम क्लास का नेम लिखते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर क्लास की बॉडी आती है। जैसा कि एग्जांपल में हमने टेस्ट की क्लास बनाई और उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा दिया। क्लास की डिक्लेरेशन हमेशा एंड होती है सेमीकोलन से और तमाम डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन बॉडी के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं। क्लास की एक रियल लाइफ एग्जांपल। क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम जानते हैं, तो हमने क्लास बनाई फ्रूट की, उसके डाटा मेंबर कौन कौन से होंगे और उसके फंक्शन कौन कौन से होंगे। तो मैंगो और ऑरेंज उसके डाटा मेंबर होंगे। क्लास के बाद देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट एक ऐसी एंटिटी है जिसके बारे में हमने बात करनी होती है और जिनके ऊपर हमने अपना प्रोग्राम बनाना होता है। हमारी कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल हम ले लें, पर्सन, थिंग और कोई भी कॉन्सेप्ट, तो ये सब हमारे ऑब्जेक्ट में शामिल हैं। अब ऑब्जेक्ट की कोई भी प्रॉपर्टी और कोई भी फंक्शन हो सकता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को लिखने का सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले हम क्लास का नेम लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं, लेकिन सम टाइम हम न्यू वेरिएबल भी यूज़ करते हैं। न्यू वेरिएबल हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ऑब्जेक्ट मेमोरी में इनिशियलाइज हो जाए और मेमोरी के अंदर एक स्पेस ले ले। बारी है ऑब्जेक्ट की कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की।
तो ऑब्जेक्ट हमारे डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, वो फिजिकल भी हो सकते हैं, कंप्यूटर एलिमेंट भी हो सकते हैं और यूज़र डिफाइंड भी हो सकते हैं। अगर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की बात की जाए तो व्हीकल्स जैसे बस, ट्रक्स वगैरह आ जाते हैं। इस तरीके से ही कंप्यूटर यूज़र इन्वायरमेंट में देखा जाए तो विंडोज़, मेन्यूज़, ईटीसी। और इसी तरीके से ही यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स में हमारे टाइम एंड एंगल इंक्लूडेड हैं। हमने बात की कि ऑब्जेक्ट हमारी किसी भी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? प्रॉपर्टीज़ कुछ भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। हर ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर हम रियल लाइफ में देखें तो एक पर्सन की प्रॉपर्टीज उसका नेम, एज और वेट है। एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकता है। जैसा कि एक कार के फंक्शन क्या होंगे? कार को स्टार्ट करना, स्टॉप करना, उसको एक्सेलरेट करना, रिवर्स करना, ये सब कार के फंक्शन हैं। हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का सिंटैक्स। तो सबसे पहले हम क्लास का नेम लगाते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट नेम लिखते हैं। राइट साइड पे हम न्यू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और एम्प्लॉय का, जिससे हमने एक फंक्शन लगाया हुआ है। न्यू ऑपरेटर का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ने मेमोरी में इनिशियलाइज हो चुका है और इसने एक मेमोरी में स्पेस ले ली है जहाँ पर वो एम्प्लॉय की सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करे। अब देखते हैं कुछ एक्सेस स्पेसिफायर्स। एक्सेस स्पेसिफायर्स इस चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं कि क्लास के मेंबर फंक्शंस और मेंबर वेरिएबल्स को किस किस जगह पे एक्सेस किया जा सकता है। तो एक्सेस स्पेसिफायर्स बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन मेजर 2 टाइप्स के हैं, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में हम मोस्टली अपने डाटा मेंबर्स को डिक्लेयर करते हैं, जबकि पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में हम मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं। जब भी हम कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो इसको ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन कहा जाता है। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन क्या होती है। जब हम किसी क्लास को लिखते हैं तो तब मेमोरी एलोकेट नहीं होती, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो तब मेमोरी एलोकेट की जाती है। और ऑब्जेक्ट क्रिएशन 2 तरीके से होती है। क्लास इंस्टेंशिएटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली हो सकती है, और बाय कॉपिंग एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, जो पहले से ऑब्जेक्ट बना है उसको कॉपी करके। हम मोस्टली क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए न्यू ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ऑपरेटर के थ्रू हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए हम एक अलग से ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब ऑब्जेक्ट भी 2 तरह से डिलीट हो सकते हैं, एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली, लेकिन मोस्टली हम ऑब्जेक्ट की डिलीशन बाय यूज ऑफ डिस्पोज ऑपरेटर करते हैं। क्लास और ऑब्जेक्ट के अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम और भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन वगैरह। अब देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि इंटरनल जो डिटेल्स हैं उसको हम यूज़र से हाइड कर दें और जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वो यूज़र को प्रोवाइड की जाए। मींस जो इंटरनल डिटेल्स हैं उसको नहीं बताया जाता। जैसे अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखें, हमने लाइट को ऑन करने के लिए स्विच प्रेस किया तो हमारी लाइट ऑन हो गई, और जब हमने इसे दोबारा प्रेस किया तो हमारी लाइट ऑफ हो गई। हम कभी भी इंटरनल डिटेल्स में नहीं जाते कि लाइट ने कैसे फंक्शन परफॉर्म किया। इसका मतलब एब्स्ट्रैक्शन में हम इस चीज़ पे फोकस नहीं करते कि एक ऑब्जेक्ट ने कैसे काम किया। अब देखते हैं इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डाटा और फंक्शन होते हैं, अगर हम उनको एक ही जगह इनकैप्सुलेट करके रख दें, यानी आउटर वर्ल्ड से बचा के कैप्सूल की फॉर्म में रख दें, एक क्लास के ऑब्जेक्ट और रिलेटेड डाटा को एक ही जगह रखा जाए, तो इसे हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। Is the difference between encapsulation and abstraction? In abstraction, we solve problems at design stage and focuses on what, not how. But in encapsulation, we solve problem at implementation stage and hide useful information from user in a single entity. और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि जब एक क्लास किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करे तो इसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं, और इसको हम कोड की रीयूजेबिलिटी भी कहते हैं। अब हम अगर कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखें तो एक पर्सन क्या क्या हो सकता है, वो एक स्टूडेंट भी हो सकता है, वो एक टीचर भी हो सकता है, वो एक डॉक्टर भी हो सकता है, मगर है तो वो एक पर्सन ही ना, तो उसके अंदर तमाम पर्सन की एबिलिटीज़ भी मौजूद हैं। अगर हम एक और रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे अंदर हमारी अपनी होती हैं और कुछ हम अपने पेरेंट्स से अडॉप्ट करते हैं। इसी तरह ही हमारे पेरेंट्स हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टीज़ अडॉप्ट करते हैं। तो इनहेरिटेंस का मतलब यही होता है कि एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करे। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है?
तो सी शार्प ऐसे मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन कुछ केसेस में इसको यूज़ किया जाता है। ये इसका बेसिक सिंटैक्स है। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि हमारे पास एक बेस क्लास होती है और हम मल्टीपल ड्राइव क्लासेस बना सकते हैं। अगर हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखें, हमारे पास एक बेस क्लास है मरमेड की और दो ड्राइव क्लासेस हैं वुमेन और फिश की। मरमेड के अंदर वुमेन और फिश दोनों की क्वालिटीज इंक्लूडेड होंगी। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो हमारे पास कुछ लैंड व्हीकल्स हैं और कुछ वाटर व्हीकल्स हैं। है तो ये सब व्हीकल्स ही, इसके अंदर तमाम व्हीकल्स वाली प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड हैं। अब देखते हैं हमारी लास्ट चीज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? ये एक नेम है जो बिहेव करता है मल्टीपल टाइम्स, एक ऐसा मेथड जो डिफरेंट फॉर्म में वर्क करे। पॉलीमॉर्फिज्म की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक कंपाइल टाइम और एक रन टाइम। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू अचीव की जा सकती है, जबकि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू अचीव की जा सकती है। एक एक करके डिटेल्स देखते हैं। तो सबसे पहले स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म को हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। कंपाइल टाइम देख के डिसाइड किया जाता है। कंपाइलर चेक करता है सिग्नेचर को, अगर उसको सिग्नेचर मिल जाए तो उसको आगे एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज एरर देता है। कंपाइलर देखता है कि कितने नंबर और किस किस्म के पैरामीटर पास किए गए हैं मेथड में। मेथड का सिग्नेचर मैच किया जाता है, अगर सिग्नेचर है तो आउटपुट मिलती है वरना आउटपुट नहीं मिलती। एक पॉलीमॉर्फिज्म को हम फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू अचीव कर सकते हैं। इसके मेन पॉइंट्स या की पॉइंट्स क्या हैं? जो पैरामीटर्स हम यूज़ कर रहे हैं हम उसके नंबर्स को चेंज करके भी ओवरलोडिंग के मेथड को अचीव कर सकते हैं। उनके पैरामीटर्स के ऑर्डर को भी चेंज करके हम मेथड ओवरलोडिंग को अचीव कर सकते हैं, और डिफरेंट डाटा टाइप्स को भी यूज़ करते हुए हम मेथड ओवरलोडिंग को अचीव कर सकते हैं। अब देखते हैं कि डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म को हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। ये मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू अचीव होती है। इसमें कंपाइलर रन टाइम पे डिसाइड करता है कि उसने कौन सा मेथड यूज़ करना है। जैसे कि हमने बात की कि कंपाइलर रन टाइम पे डिसाइड करता है कि उसने कौन से मेथड को कॉल करना है। डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू अचीव की जा सकती है। अब मेथड ओवरराइडिंग क्या है हम वो देखते हैं। मेथड ओवरराइडिंग एक ऐसा मेथड है जो कि कोड की रीयूजेबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम जो बेस क्लास बनाते हैं उसके अंदर ही मेथड डिक्लेयर करते हैं। वो मेथड हमारा वर्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है और हम उसको ओवरराइड करते हैं, यानी उस मेथड को रीयूज़ करते हैं अपनी ड्राइव क्लास में। तो कंपाइलर को पता नहीं होता कि उसने कौन सा मेथड यूज़ करना है। रन टाइम के ऊपर वो डिसाइड करता है कि उसने किस मेथड को कॉल करना है। ओवरराइडिंग को कैसे अचीव कर सकते हैं? जो भी मेथड्स फंक्शंस के नेम हैं वो एग्जैक्ट सेम हो और उनकी रिटर्न टाइप और नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी सेम हो जो कि पेरेंट्स क्लास में हैं। अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स देखते हैं। मेथड ओवरराइडिंग ड्राइव क्लास में ही पॉसिबल है, बेस क्लास में पॉसिबल नहीं है। सिर्फ वही मेथड हम ड्राइव करेंगे जो कि ड्राइव क्लास में हो, जो कि वर्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किए गए हों।